जो मॉडल है इसको बड़ा गौर से समझिए कि ये 3.25 लाख एकड़ जमीन कैसे करी। थोड़ा तेज गर्म करवा दो पानी। ये 3.25 लाख एकड़ जमीन कैसे की उन्होंने। इसका स्ट्रक्चर ये है कि गांव में इस तरह की पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया जाए कि जो सबसे यहूदियों से कनेक्टेड मिलेगी। ये जो यहूदी हैं इनकी भाषा है हिब्रू, और ये लोग कोडिंग में इस्तेमाल करते हैं। वो आपको तीसरे लेवल की ट्रेनिंग में ही बताया जाएगा कि किस तरह से किया जाता है, नंबर कोड कैसे ये लोग खेल खेलते हैं। अब जैसे यहां के राजा को, यानी कि यहां का जो मुखिया है, इस देश का प्रधानमंत्री है या इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, अगर वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बनाया है उसको, क्योंकि वो बना है ईवीएम की ताकत से। 3 चीजों का बड़ा रोल रहता है इलेक्शन के अंदर, एक ईवीएम, एक मीडिया और एक उद्योगपतियों का चंदा। मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है परसेप्शन बनाने के लिए, ताकि देश की जनता को यह महसूस होता रहे कि हमने ही बनाया है इसको, उसको फीलिंग ये रहनी चाहिए कि हमने बनाया। ये तो मीडिया का रोल है। असलियत काम है इसका ईवीएम का। और उद्योगपति इसलिए जो पॉइंट है वो लिया कि बनने के बाद कौन सी पॉलिसीज बनेंगी, किस आदमी को कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी, इसकी लॉबिंग चुनाव से पहले ही तय हो जाती है। यानी कि 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और कौन सा मंत्रालय किस व्यक्ति को दिया जाएगा, इसकी लॉबिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब आपको उस बात का यकीन दिलाना है, उसके लिए स्लीपर सेल का भी इस्तेमाल करेंगे, मीडिया में सर्वे चलाए जाएंगे, आपको अखबारों में यह दिखाया जाएगा कि यह फैक्टर रहा जीतने का। असलियत में ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता है। जैसे शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने पुलवामा को ध्यान में रखते हुए चुनाव में वोट किया था। कोई नहीं था, मेरे ख्याल से हमारे में से कोई भी नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति ने पुलवामा को ध्यान में रखकर वोट नहीं किया, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति यह मान रहा था कि यह पुलवामा की वजह से जीत गया। देखो कमाल की बात। मतलब आप नहीं है, वैसा परसेप्शन आपके दिमाग में बनाने का काम करेगी मीडिया। और अगर मीडिया को हिब्रू में समझा जाए तो हिब्रू में मीडिया का जो अर्थ है वो है भ्रम की देवी, गॉडेस ऑफ इल्यूजन। यानी टेलीविजन का जो आविष्कार है और उसका जो इस्तेमाल है वो केवल और केवल आपके दिमाग में भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए ही किया जाता है। वास्तविकता से, सच्चाई से, फैक्ट से उसका उतना ही नाता है कि आपका भरोसा बना रहे। बस फैक्ट के साथ तो कोई छेड़खानी कर नहीं सकते ना वो लोग, लेकिन परसेप्शन के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। खबरों में अगर कोई, पत्रकारिता में कोई बंदा काम किया किसी ने कभी, कोई हाथ खड़ा करके बताएं अगर कोई है तो। नहीं है तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं पत्रकारों के बीच का। कोई भी एक इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट को पॉजिटिव चलाना है कि नेगेटिव चलाना है, यह मीडिया हाउस का मालिक तय करता है। उसके ऊपर आर्टिकल पॉजिटिव लिखा जाएगा कि नेगेटिव लिखा जाएगा, आवाम के फेवर का लिखा जाएगा कि हुक्मरान के फेवर का लिखा जाएगा, यह सब वहां से तय होता है जो एडिटर्स डेस्क होता है। सो मीडिया के थ्रू आपके दिमाग में इंप्लांट कर दिया जाएगा कि फ्यूचर कैसा रहे। आपको, जैसे आज का युग तकनीक और विज्ञान का युग है, ये लाइन भी लगभग सबने सुनी होगी। आजकल तो कंप्यूटर का ही बोलबाला है, तो जितने इंजीनियर होंगे वो सबसे ज्यादा कौन सी ट्रेड लेंगे अब आजकल? बीटेक वाले कौन सी ले रहे हैं?
कभी किसी टाइम पे मैकेनिकल चलती थी फर्स्ट, फिर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल आई, है ना। फिर अभी आजकल के टाइम पे जो सबसे ज्यादा ट्रेड ली जा रही है वो है आईटी सेक्टर। आईटी में भी वो लोग आपको बता रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, आने वाले टाइम में जो एडजस्ट नहीं कर पाएगा उसको जाना पड़ेगा। कौन सी जगह एडजस्ट नहीं कर पाएगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, वहां जो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। पॉलिसीज बनाने के लिए, जैसे आपने गौर किया हो, अगर कुछ दिनों से आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके सामने जो आएगी एडवर्टीजमेंट, उसमें एक बहुत बड़ा रोल आएगा कि रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाए। रतन टाटा को एयर इंडिया वापस कर दी, टाटा की गाड़ियों को इस लेवल पर प्रचारित किया जा रहा है कि अब वो जगुआर की टेक्नोलॉजी दे रहा है टाटा आपको। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टाटा को लीडिंग पोजीशन पर रखा जा रहा है, साथ में महिंद्रा को। टाटा को ही ये लोग भारत रत्न देने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब आपको ये कनेक्शन कैसे देखना पड़ेगा? अगर ट्रक इस देश में कैसे आए, इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस टाइम पर टाटा ने ट्रक बनाया, उस टाइम पर पेट्रोल पंप नहीं होते थे, तो ये लोग ड्राम में डीजल भर भर के हर 100-200 किलोमीटर पे ड्राम पे लेके अपने कर्मचारियों को बिठाया करता था। और उद्योगपतियों को शुरू में माल ढोने के लिए इन्होंने फ्री में ट्रक दिए थे। पता है ये बात? जैसे आजकल इन्होंने जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां शुरू में आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, तो आपको क्या कहा कि लगभग फ्री में चलेगी और इसकी तो आरसी भी नहीं बनवानी। सुनिए थी ये लाइन ना आरसी की जरूरत ना लाइसेंस की जरूरत। आपको कोई भी काम प्रमोशन आपको दिया जाएगा तो ऐसे दिया जाएगा कि ये वाला रास्ता आसान है। अगर आप अपने हाइब्रिड बीज, अगर आप अपने ओरिजिनल बीज उगाते हो तो वो उगेंगे नहीं। हाइब्रिड बीज की पैदावार ज्यादा होगी। बिना डीएपी यूरिया वाली मतलब जो दाने आएंगे और डीएपी यूरिया वाले आएंगे वो ज्यादा आएंगे। ज्यादा पैदावार होगी तो ज्यादा आमदनी होगी, तो फिर किसान उस तरफ भागेगा जिधर काम आसान होता होगा। जैसे आधार कार्ड नहीं दोगे तो आपका लाइसेंस जो है वो अप्लाई होने में 1 हफ्ता लगेगा, रोज चक्कर काटने पड़ेंगे। आधार कार्ड दे दोगे तो टक से हो जाएगा। आधार कार्ड नहीं दोगे तो फॉर्म भरना है नौकरी का, फैमिली आईडी नहीं दोगे तो 1800 रुपए लगेंगे, आधार कार्ड दे दोगे तो 900 लगोगे। तो आप कौन सा काम करोगे? आधार कार्ड देने वाला। समझ रहे हैं मैं किधर लेके जा रहा हूं? इसको समझ रहे हैं आप? वो जिधर आपको लेकर जाना चाहते हैं उधर आपका फेस करके आपको ये बताएंगे कि ये वाला रास्ता आसान है, ये वाला रास्ता सही है। जो जनता सरकार मोर्चा वाले बोल रहे हैं वो तो तुम्हें पिछले जमाने में लेके जाने की बात कर रहे हैं। असलियत में हम आपको स्वस्थ रखने की बात कर रहे हैं, वो उसको पिछला जमाना बोलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा आपके बच्चे को रोजगार नहीं दे सकती वो इमीडिएटली बंद कर देनी चाहिए और समाज को तय करना चाहिए कि कौन सी शिक्षा प्रणाली बढ़िया है और उस हिसाब की शिक्षा प्रणाली तय करनी चाहिए। तो वो ये कहेंगे कि ये विकास के विरोधी हैं। इसमें विकास का तो कोई रोल नहीं। क्यों भाई? नहीं समझे ना? वो कहते हैं कि कंपनी राज बढ़िया है, जनता सरकार मोर्चा कह रहा है कि जनता का राज बढ़िया है। वो कहते हैं कि अगर
आपको सुविधाएं चाहिए तो आपको टैक्सेस तो देने पड़ेंगे। हम ये कहते हैं कि जो पैसा तुमको दिया जा रहा है उसका हिसाब मांगने का अधिकार तो हमारे पास होना चाहिए। मैं अलाउ नहीं करता देश की जनता के पैसों को एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बेहिसाब खर्च करवाने को। मैं अलाउ नहीं करता बिना मतलब की चीजों पे पैसा खर्च करने को। मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे खेत में रखी हुई, क्यों भाई, अगर आप में राम नहीं तो राम कहीं नहीं, तो उसके लिए जनता के पैसे को क्यों फूका जाए। राजा का फर्ज नहीं होता है धर्म का प्रचार करना। धर्म मेरा व्यक्तिगत विषय होता है। मैं अपने घर में किस आराध्य देवता को मानता हूं, किसको नहीं मानता हूं, यह मेरा व्यक्तिगत विषय है भाई। मुझे सड़क पर खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला करके यह बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा आराध्य कौन है और मैं किसको मानता हूं। तो जब राजा इस तरह की वाहियात हरकत करे और उसके लिए जनता ना बोले, तो मीडिया एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेगा कि ये तो उस विरोधी पार्टी का व्यक्ति है। मीडिया का यही काम होगा ना। आपने 2014 में सरकार की गलत नीतियों का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया पर एक प्रचारित किया गया कि भाई जो भी सरकार का विरोध करेगा वो तो देश विरोधी है, वो तो देशद्रोही की कैटेगरी में लेकर आ जाएगा उसको। इसलिए हम शांत हो गए। मुझे आप लोगों को अवेयर करना है कि आपके सामने ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, आप उनको कैसे कंसिडर करते हो ये आपके ऊपर है। बहुत से लोग हमको ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि इधर उधर की बातें लगती हैं, उनको उल जलूल सी बातें लगती हैं। कई बार हमको भी लगता है कि जब सारी दुनिया एक तरफ सोच रही है तो ठीक ही सोच रही होगी, लेकिन फिर सोचते हैं कि चलो एक अल्टरनेट रास्ता और है, एक अल्टरनेट तरीका और है देखने का। अभी जो चीज आपको दिखाई ही नहीं दे रही है, जो चीज आपको जैसे दिखा रही है सरकार वो सही है, तो वो भी आप लोग तय कर लेंगे। और मैं आपको एक दूसरा एंगल देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आपको यह कहूं कि हमें ऐसी शिक्षण व्यवस्था की जरूरत है कि आपके बच्चे को अपना गांव छोड़कर ही जाना ना पड़े, वो ज्यादा प्रोग्रेसिव है या आपका बच्चा गुड़गांव बेंगलोर जैसे शहर में जाकर बसे वो ज्यादा प्रोग्रेसिव है, बताइए आप। और मैंने प्रैक्टिकली देखा है इस चीज को। अब ये लोग क्यों चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाए और आपको पढ़ने के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़े और नौकरी करने के लिए गांव छोड़ने की जरूरत पड़े? क्यों चाहते हैं ये लोग? मालूम है हमको। ऐसा माहौल क्यों पैदा करना चाहते हैं कि आपको गांव छोड़ना ही पड़े? क्योंकि जब आप अपने गांव में रहोगे तो आप अपने गांव के विषय में सोचने लगोगे। जो चीजें गलत हैं उनको ठीक करने में भागीदारी आपकी हो जाएगी। जब आपकी भागीदारी किसी चीज में हो जाएगी तो वो आदमी उस चीज को खराब नहीं होने देता। इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनियां करती हैं। इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल आपके साथ हम भी कर रहे हैं। कैसे बताऊं? आपके शहर में बड़ी कंपनी का शोरूम, कपड़ों का हो या खाने का हो, कोई बड़ा होटल कोई भी खुलेगा, वो हमेशा शहर के बीच कभी नहीं खुलेगा। कहां खुलेगा वो?
शहर से बाहर, वो इतनी दूर खुलेगा कि आपको उस जगह पर जाने के लिए स्पेशल ही घर से निकलना पड़ेगा। खास तौर पे कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें सारा सामान मिलता होगा, आपको स्पेशल जाना पड़ेगा। बाय चांस आपने कोई सामान लेना था, आप उस जगह पर गए, सारा फैमिली तैयार होकर के कि चलो जा रहे हैं, और जो सामान आपने नहीं लेना था, जो सामान आपने लेना था आपने वो नहीं लिया, आपको मिला नहीं, क्या आप खाली हाथ वापस आए वहां से? दिमाग में क्या चलेगा कि इतनी दूर आ गए हैं तो और कुछ ले लेते हैं। नहीं समझे? जो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया वहां तक आने में, जो तेल फूक दिया, जो टाइम लगा दिया, आप वो पैसा पूरा करना चाहोगे? अगर 10,000 रुपए लगाकर आपका बॉडी टेस्ट करवा दिया जाए, पूरी बॉडी का चेकअप, आपको दर्द हो रहा था और आपको बड़ी तकलीफ थी और डॉक्टर ने कह दिया कि आपका कैंसर होने के चांस हैं और आपकी मियां थोड़ी दिखा हमने, ज्यादा दिन तक आप जियोगे नहीं, फिर भी एक बार पक्का करने के लिए टेस्ट करवा लो, और आपने 10,000 रुपए लगा के टेस्ट करवा लिया और जब वो टेस्ट नॉर्मल निकला हुआ है तो भाई साहब दुख होता है। होया कभी ऐसा टेस्ट करवाए पीछे नॉर्मल निकला हुआ तो दुख होया हो? भाई साहब एक्चुअली होता है दुख, समझे ना? यानी आपने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी है ना, तो उससे आप चाहते हो कि कुछ तो निकले, और टेस्ट में नॉर्मल निकल आना, कुछ भी नहीं निकलता, कुछ लिखड़े तो है ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं होया। नॉर्मल आने को वो फायदा नहीं मानते, इसीलिए हम आपके 3 दिन इन्वेस्ट करवा रहे हैं यहां पर, समझ गए ना? हमने आपके 3 दिन यहां इन्वेस्ट करवाने हैं कि आप 3 दिन यहां जब अपने लगा दोगे, बाकी कुछ ना लगाओ, तो आपको यह लगेगा कि आप भी जनता सरकार मोर्चा का एक हिस्सा हो। तो जिस दिन मारे लठ लागन लागेंगे उस दिन आपने लगाई हो, मेरा लगाया हुआ पौधा भी, इसमें मेरा हिस्सा भी है, ये खराब नहीं होने देंगे भाई, उस दिन आप लोग उठ आ सकते हो, समझे ना? इसका फायदा वो लोग उठवाते हैं आपसे। हम आपको इकट्ठा किस लिए कर रहे हैं कि आप सारे लोग आपस में एक दूसरे को जान पहचान कर लो, आप जान लो कि आपने एक दूसरे का साथ देना है। बाहर से कोई दूसरा थर्ड पर्सन आकर के आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। हां, आपके खिलाफ षड्यंत्र लगातार जारी हैं, कॉन्टिन्यूअसली हैं। आपको हम बता देंगे कि भैया इस खेल में ये षड्यंत्र है, चाहे बात चल रही हो आपके रिजर्वेशन की, चाहे बात चल रही हो दूसरे तमाम मुद्दे जहां पर लोगों में से लोग तोड़े जाते हों, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि जब आपकी रोटी की लड़ाई खत्म हो जाएगी, आप सामाजिक जीवन में जाओगे। जब आपकी सामाजिक जीवन की लड़ाई बढ़ जाएगी तो आपको राजनीतिक जीवन में जाना पड़ेगा। राजनीतिक जीवन में आप जाओगे तो आप असली मुद्दे उठा लोगे, इसलिए उनको जाने से पहले यह साबित कर दो कि जो राजनीति में जाएगा वो तो चोर है। इसलिए कोई शरीफ आदमी राजनीति में जाने के विषय में सोचे ही ना। फिर आपको यह बता देंगे कि पैसे वालों का खेल है राजनीति करना, तो इसको शरीफ आदमी नहीं कर सकता, गरीब आदमी नहीं कर सकता। तो जो आदमी इन पैसे वालों के और इन पार्टी वालों के आगे पीछे घूमता है, सिर्फ वही कर सकता है ये काम, और फिर जो काम ईमानदार आदमी ये काम नहीं कर सकता बस। तो ईमानदार आदमी पहले से ही सोच ले कि भैया हमको राजनीति के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है, लेकिन फिर सब कुछ तय राजनीति से होगा। तय तो सब राजनीति से होगा ना, तो पॉलिसी मेकिंग से होगा।
अब हम जैसे लोग अगर पॉलिसीज का विरोध करेंगे तो कह देंगे ये सरकार का विरोधी है। जब सरकार के विरोधी का ठप्पा लगाएंगे तो फिर हमें इसी बात का जवाब देते रहना पड़ेगा कि भाई हम सरकार के विरोधी नहीं है, हम तो पॉलिसी के विरोधी हैं। तो पॉलिसी के विरोधी है तो तब क्यों नहीं आया था जब उन्होंने बनाई थी ये पॉलिसी? है पिछली सरकार में जब तब कहां सो रहे थे तुम लोग? अब कैसे बताएं भैया कि जब जागो तब सवेरा होता है। हमें समझ में ही आज की तारीख में, आज अभी भैया ये 17 तारीख है ना आज तो है। अब समझ में अगर किसी को 17 जनवरी 2024 को आएगा तो वो 16 को भी नहीं बोल सकता भाई, इसके बाद ही बोलना शुरू करेगा। ये समझाने पे लगे रहेंगे वो लोग, सोचते हैं। तो उस बात को मैं फिर से वहीं लेके आता हूं। आपके जीवन में जो भी चीज आपको कभी भी फ्री में मिली है वो चीज असल में वैसे ही है जैसे चूहे दानी में चूहे को फंसाने के लिए फ्री में पनीर का या रोटी का टुकड़ा डाला जाता है। समझे आप? जो भी चीज फ्री में मिली है बस उसका एक ही काम है और कोई काम है ही नहीं। ये बात हमारे पुरखों को पता थी, इसीलिए उन्होंने हमें जो ज्ञान दिया उस ज्ञान में एक लाइन थी कि किसी से कुछ भी फ्री में लेना नहीं, उसके बदले में कुछ ना कुछ देना पक्का है। लेकिन इन्होंने बड़ी जल्दी से इन्होंने आदत देखी कि आदमी की एक बेसिक नेचर है कि उसको बिना मेहनत किए अगर मिलना शुरू हो जाए तो अगली बार उसको और ज्यादा चाहिए बिना मेहनत किए। और अब तो हालत यह आ गई है कि जनता सरकार मोर्चा वालों के पास फोन करके घर बैठे बैठे फोन करके कहते हैं भाई रे बैंक वाला ने जीना मुश्किल कर रखा है, मगर फिर बचाओ हमने। क्यों करो जावा? बस कर सको थम कर सको समाधान थमे कर दो बस ले, मतलब हम ही कर दें बस। आपने हमको आवेदन लगा दिया, आवेदन लगाने हमने कहा भैया हम आवेदन लगवा रहे हैं, हम समाज का भी काम करते हैं तो थोड़ी बहुत हमारे को भी मदद कर दो आप आर्थिक रूप से, क्योंकि हमें तो कोई बड़ा उद्योगपति नहीं डोनेट करता, तो आप ही डोनेशन दे दो हमारे को थोड़ी सी। और फिर वो नहीं कहते हमारे पीछे भी ले लिए और काम भी नहीं करते, मतलब उनको ऐसा चाहिए। तो जो मैं आपको बता रहा था, आपके खेतों में पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी जब पहली बार दिया उन्होंने तो आपको फ्री में दिया था, क्योंकि हाइब्रिड बीज कम पानी में नहीं उगता है, इसलिए आपके ट्यूबवेल के कनेक्शन फ्री में दिए थे और किसान को बिजली चलाने के लिए फ्री में दे दी थी। शुरू में डीजल के ऊपर हैवी सब्सिडी दी गई थी, बहुत सस्ता डीजल पड़ता होता था किसान को, ताकि उसके लिए बैल को रखना महंगा पड़े और ट्रैक्टर रखना सस्ता पड़े। समझे ना? फिर एपीएमसी बना करके मंडियों के अंदर कहने को कागजों में 35 फसलों पर एमएसपी दी गई, लेकिन असलियत में केवल 2 ही फसलों पे दी गई। जहां मल्टी क्रॉप हार्वेस्टिंग होती थी, जहां पर सभी तरह की खेती होती थी कई लेयर में, जिससे भूमि का पोषण बना रहता था, वहां किसान ने पैसे के लिए सिर्फ मात्र 2 फसलों पर सेंटर्ड होना शुरू कर दिया और भूमि की जो उपज थी, भूमि की जो उपजाऊ शक्ति थी, वो धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। पैरेलल में क्या क्या नुकसान हुए? आपने हाइब्रिड बीजों का चलन बढ़ा दिया, जिससे कि आपका ओरिजिनल बीजों की तरफ रख रखाव बंद हो गया। बिजली आपको अनलिमिटेड फ्री दे दी गई, जिसकी वजह से आपने नहरी पानी के ऊपर नजर रखना बंद कर दिया। उधर से उन्होंने नहरों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, बांध बना करके, और पानी को रोकना शुरू कर दिया। आपने नहरों की तरफ गौर करना बंद कर दिया। घर में आपके नलका और समर्सिबल लग गया, इसलिए आपने जोड़ की तरफ चिंता करनी बंद कर दी। और डंगर ही नहीं रखते हो आप, तो आपको जंगल उग रहे हैं या खत्म हो रहे हैं, आपको इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो जो आपके सामूहिक इस्तेमाल की चीजें थी, आपने उनसे ध्यान धीरे धीरे हटा लिया। पूरे गांव के बच्चे एक ही जगह पर पढ़ते थे, तो सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे।
कोई उसमें कमरा दे देता था, कोई अपनी मां की याद में पंखा दे देता था। तो स्कूल सामूहिक रूप से तैयार करके हम लोगों ने रखे हुए थे। बाद में ऐसा कल्चर बनाना शुरू कर दिया कि सरकारी स्कूल में तो बच्चा सिर्फ राशन खाने जाता है, मिड डे मील खाने जाता है, वहां पढ़ने कोई नहीं जाता। तो जो गांव के समझदार व्यक्ति थे, अपने आप को समझदार मानने वाले, उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से हटा करके प्राइवेट में भेजना शुरू कर दिया। जब प्राइवेट में भेजना शुरू कर दिया तो जिसका बच्चा ज्यादा अंग्रेजी बोले उसकी मां ज्यादा बढ़िया साड़ी पहन के चले। उस चक्कर में फिर माया ने अपने बाबू तक उन बच्चों के बाबू तक कहना शुरू करा कि मेरा भी इसे स्कूल में पढ़ेगा। देखा कि ऊपर पटर पटर अंग्रेजी बोलो, और उसकी मां भी अंग्रेजी लागी बोलो नहीं तो। और फिर हमने एक ही गांव में अलग अलग लेवल बना लिए कि यह गांव के प्राइवेट स्कूल वाले माँ बाप हैं, ये शहर वाले स्कूल के माँ बाप हैं, ये बढ़िया स्कूल ब्रांडेड स्कूल के हैं, ये अंग्रेजी बोलने वाले के हैं, ये टाई वाले के हैं। और ऐसा करके एक ही गांव अलग अलग हिस्सों में बंटना स्टार्ट हो गया, आर्थिक आधार पर, दिखावे के आधार पर, और सबका ध्यान स्कूल से हट गया। अब आपको जंगल की जरूरत नहीं है, जोहड़ की जरूरत नहीं है, स्कूल की जरूरत नहीं है, कम्युनिटी अस्पताल की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको आयुष्मान कार्ड दे दिया गया, क्योंकि तो इसलिए आपको कम्युनिटी वाले अस्पताल की भी जरूरत नहीं है। तो आपको सामूहिक किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो आप उसको बचाने की लड़ाई कभी नहीं लड़ोगे। ऊपर से क्योंकि आपको सिखाया गया है कि जब गांव में समस्या हो तो उसका समाधान गांव में नहीं करना है, आपको गांव छोड़ के चले जाओ नौकरी करने के लिए। गांव में कुछ भी ना हो तो शहर चले जाओ, शहर में ना हो तो बड़े शहर चले जाओ, उसमें भी ना हो तो विदेश चले जाओ। मतलब समस्या को छोड़ करके, समस्या से भाग करके किसी दूसरी जगह पलायन कर जाओ। और इस पलायनवादी सोच का यह असर हुआ कि हमने लड़ना बंद कर दिया, हमने हमारे बच्चों को लड़ना सिखाना बंद कर दिया। और आज सिचुएशन ये है कि गांव के 100% जमीन तो बैंकों में नीलाम पड़ी है जिनकी व्यक्तिगत है, और बाकी जो सामूहिक जमीन थी, अस्पताल की, जोहड़ की, शामलात की, जंगल की, मंदिर की और चौपाल की, चाहे किसी की जाटों की चौपाल हो, चाहे किसी की बामणों की हो, चाहे किसी की चमारों की हो, चाहे वाल्मीकियों की हो, सबकी चौपालों को सरकार अपने नाम रजिस्ट्री करवा चुकी है। यानी अब गांव के पास अपनी सामूहिक चीज के नाम पर कुछ भी बचा नहीं है। गॉट इट? ऊपर से कानून इस तरह के लाए गए हैं कि आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट कहता है कि अब आपकी जमीन को एक्वायर करने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि इस गांव की जमीन चाहिए मुझे, तो 70% आबादी के सिग्नेचर होने जरूरी थे। अभी उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर जो चेंज किया, उन्होंने कहा कि अब किसी की जरूरत नहीं है, और पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत यदि कोई कंपनी सरकार को अपना प्रोजेक्ट लिख कर दे दे कि हम यहां से कोई हाईवे बनाना चाहते हैं, तो उस जमीन को एक्वायर करने की जिम्मेदारी सरकार की है। एक्वायर करके उसका कब्जा कंपनी को देने की जिम्मेदारी। और ये मध्य प्रदेश में उन्होंने कुछ जगह पर कर दिया है, और अभी जींद में ये लोग शुरुआत करने वाले हैं। 4800 एकड़ जमीन को जबरदस्ती ये लोग एक्वायर करके वहां से एलिवेटेड हाईवे खींच रहे हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि तुम्हारी ये जमीन इस जगह पर स्टैंड करती है, इस जमीन का सर्कल रेट ये है, इसके हिसाब से इतनी माप बनता है, इस माप का इस रेट से इतना पैसा बनता है, ये तुम्हारे खाते में करवा दिया गया है, हमें 1 महीने में जमीन खाली चाहिए। अब आपकी जमीन को भी इनको खाली करवाना है। आपका जो जीवन का स्तर है उसको धीरे धीरे ये ऐसा करते जा रहे हैं
जिसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि रखने से ज्यादा किराए पर लेना आसान है। जैसे गाड़ी को आज आप, एक बड़ी गाड़ी अगर आप रखते हो और एक किराए पर लेते हो, शहर में तो ऐसा कल्चर है कि आप, ये मल्टीनेशनल कुछ कंपनियां हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन से चलती हैं, हम उनकी एडवर्टीजमेंट नहीं करते इसलिए नाम नहीं लेंगे, उस कंपनी की कैब से चलना आसान है बजाय अपनी लेके गाड़ी रखना, क्योंकि वहां पार्किंग में जाकर खड़ी करनी पड़ेगी, आए हर साल का इंश्योरेंस का खर्चा है, फिर टायरों का खर्चा है, फिर दूसरे और खर्चे हैं खाम खाई के, सर्विस के खर्चे हैं, तो इससे अच्छा अपना थोड़ा फालतू पैसा देके किराए पे ले लो। यहां तक कि आपका जो एंटरटेनमेंट है उसको भी वो लोग रेंटेड ले आए हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, दूसरे हो गए, वो आपको कोई भी मतलब फिल्म है या कोई आर्टिकल है, आपको मंथली सब्सक्रिप्शन या साल के सब्सक्रिप्शन पे देते हैं, तो आप रेंट दे रहे हो, कुछ टाइम के बाद वो वहां से वापस भी ले लेते हैं उस प्लेटफॉर्म से उस चीज को। जैसे अगर आपने सीडी खरीद ली तो परमानेंट हो गया आपके पास सोर्स आपका, आप उसके मालिक हो, पेन ड्राइव में है तो आप डाउनलोडेड है तो आपके मालिक हो, लेकिन अगर आपने नेटफ्लिक्स से डाउनलोड किया है तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, वो आपके मोबाइल में ही रहेगा। समझ गए ना? हर बार डेटा नहीं खर्च करना पड़ेगा आपको। कहने का मतलब यह हुआ कि पानी का भी आप किराया दे रहे हो, बिजली का भी आप किराया दे रहे हो, घरों में हाउस टैक्स लगने वाला है, प्रॉपर्टी टैक्स, तो आपका शहर में रहने का भी किराया आने वाला है। अभी 2021 में उन्होंने क्या किया था, एक कानून बनाया था प्रॉपर्टी टैक्स का, जिसमें 100 गज के प्रॉपर्टी टैक्स का जो रेंट था उन्होंने साल का 1 लाख रुपए रखा था। बाद में विरोध हुआ तो वो वापस ले लिया, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी 24 के चुनाव से पहले थोड़ा ड्रामा और करेंगे ये लोग, मतलब आंदोलनों के नाम पर, तो जब 24 के चुनाव के बाद अपनी फुल फ्लेज सरकार आएगी तो दोबारा से उसी कानून को वापस ले आएंगे। तो मकान आपका रखना है वो भी रेंटेड हो गया, गाड़ी रखना रेंटेड आपके लिए आसान है, डंगर रखना महंगा है, थैली का दूध लेना आसान है क्योंकि वो पैकेट में आ जाता है आपको, गेहूं उगाना मुश्किल है लेकिन ब्रेड का पैकेट लेना आसान है। और आपको हर रोज कॉन्टिन्यूअसली गरीब किया जा रहा है। मालूम है आपको ये बात? आपको बिल्कुल मालूम नहीं चलता। एक और इस तरीके से किया जाता है कि हमको उलझा के रखा है किसी और ही चीज के ऊपर। सोचना जरा, एक कैलकुलेशन बताता हूं मैं आपको, और अगर ये आप सबके साथ हो चुका होगा। किसान ने जब गेहूं उगाया, उसके गेहूं को खरीदा जाता है 20 रुपए किलो के रेट पर, वही 2021-2200 का रेट होता है क्विंटल का, ठीक है जी। उसी किसान को वही गेहूं सड़ाकर मिलता है ब्रेड के पैकेट के रूप में। अगर आप ब्राउन ब्रेड का पैकेट देखोगे तो 65 रुपए का आधा किलो आता है, यानी वही गेहूं सड़के आपको 130 रुपए किलो मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसान ने 20 रुपए किलो के हिसाब से 7 किलो गेहूं बेचा 140 रुपए में, तो वही गेहूं सड़ाकर कंपनी ने उस किसान को 1 किलो वापस करके दिया। 1 किलो, मैंने बोला ना ब्रेड का पैकेट 1 किलो 130 रुपए का पड़ा ना, आधा किलो का ब्रेड का पैकेट अगर 65 का पड़ता है, यानी कि किसान की मेहनत को 7 गुना खा गई कंपनी। नहीं समझे ना? उसी गेहूं की बात बता रहा हूं मैं आपको। चलो इसको दूसरे एंगल से लेते हैं। मैं टमाटर बेचकर आया, और जब टमाटर बेचता है कोई किसान, कितने रुपए किलो के हिसाब से बेचता है? 2 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, इस रेट से फालतू नहीं बिकता कभी भी टमाटर किसान का, जिस टाइम पे उसको बेचने की बारी आए। मान लो मैंने 1 क्विंटल टमाटर बेचा, कितने का बिका? बताइए जरा, कितने का बिका?
₹500 का। अभी आपने थोड़े दिन पहले एक टमाटर के रेट को बढ़ा हुआ देखा, कितने रुपए तक था? 200 तक चला गया था। चला गया था ना जी, ठीक है। अब आप सोचो, मैंने 5 क्विंटल टमाटर बेचे ₹500 के, और वो ₹500 लाके घरवाली को दे दिए कि ये रख, आ गए ₹500 काम आएंगे। मैं इस 500 को 5,000 या 5 लाख की टर्म में भी आपको देख सकते हो। आप इसको ये मान के चलो कि ये 5 लाख हैं। मैं 500 में, क्योंकि एग्जाम्पल समझना आसान हो जाता है इसलिए बता रहा हूं आपको। क्योंकि यही हाल कपास के केस में होगा, यही हाल आप जब दिहाड़ी करने जाते हो उस दिहाड़ी के साथ होगा, यही आपकी तनख्वाह के साथ होगा, यही आपकी गेहूं के साथ हो रहा है, तो आपकी मेहनत के साथ भी यही चीज होती है। इसलिए आप किसान को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है केवल मात्र। तो जो 200 रुपए में, सॉरी 500 रुपए में मैंने 1 क्विंटल टमाटर बेचा था, वो 500 रुपए मेरे घर में रखे हुए हैं। अब मेरे घर में शादी आ गई और शादी में मुझे अब टमाटर खरीदने की जरूरत है, और उस टाइम पर टमाटर का रेट 200 रुपए किलो है। तो उसी 500 रुपए में मुझे कितना टमाटर मिलेगा? 2.5 किलो। बेचकर कितना आया हमें? 100 किलो। आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरी मेहनत को कितना खा गए वो कौन लोग? जिनके पास परचेजिंग पावर रहती है। क्योंकि अनर्थशास्त्री आपको बताएंगे, वो अपने आप को अर्थशास्त्री बोलते हैं, वो असल में अनर्थशास्त्री हैं। वो आपको बताएंगे कि महंगाई जो है वो डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। तो डिमांड और सप्लाई किस बात पर निर्भर करती है? परचेजिंग पावर किसके पास है? और परचेजिंग पावर किसके पास है? जिसके पास धन का फ्लो है। धन का फ्लो किसके पास है? जिसको ज्यादा लोन मिलेगा, या जिसको शेयर मार्केट की मदद से कभी भी जिसकी वैल्यू को कितना ही भी अप किया जा सकता है। क्यों जी? जिसको अननेसेसरी लिमिट से आगे बढ़कर नियम कायदे कानून ताक पर रखकर जिसको राजा मदद कर सकता है, वो आपकी सारी मेहनत को 50 गुना तक खा सकता है रातों रात। नहीं समझे? या अभी भी नहीं समझ आया? आ गया ना? तो राजा का किसी को भी फेवर करना, थोड़ा हो या ज्यादा हो, चाहे आप उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर के ही लोग क्यों ना हो, आपकी भी मेहनत को मिट्टी में मिलाया जाता है। वो हमें लगता है 2 रुपए ट्वीट वाले, 2 रुपए कमेंट वाले करते हैं ना, हां भैया फिर मत कहना कि एयरपोर्ट अडानी ने खरीद लिया, तुम खरीद लो, तुमसे खरीदा जाए तो। वो इस तरह के कमेंट पास करेंगे। तो जिस वक्त आपको फ्री में बिजली ये दिए गए थे, हाइब्रिड बीज दिए गए थे, उस वक्त आपका ध्यान आपके असली बीजों से हटा लिया गया। और आज ये हालत है दोस्तों कि किसी भी किसान के पास ओरिजिनल बीज उपलब्ध नहीं है। उसकी जमीन में ओरिजिनल बीज को पोषण देने के पोषक तत्व नहीं है। हाइब्रिड बीज को उगाने के लिए अगर पानी की जरूरत पड़े तो बिना बिजली के अब पानी भी नहीं है। बिजली प्राइवेट कंपनियों के पास काबू में है। यानी अगर देश में भूखमरी लाना चाहें तो कंपनियां किसान को बीज देना बंद कर दो, अगले साल भोजन नहीं होगा। क्यों जी? एफसीआई के पास अनाज नहीं है गोदाम में, सारा अनाज अंबानी अडानी के साइलोज में है। गरीब आदमी के पास 1 साल का स्टॉक नहीं है, गांव के किसान के पास फिर भी 1 साल का स्टॉक रहता है। शहर में 3 दिन से ज्यादा की सप्लाई नहीं है, अवेलेबल है किसी भी शहर में। तो जब अगली सप्लाई चेन टूटेगी और शहर की सप्लाई चेन तोड़ दी जाए और अगला लॉकडाउन लगा दिया जाए,
या किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हालात आ जाए, युद्ध आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, कुछ भी आ जाए, महामारी का कोई दूसरा वेरिएंट आ जाए, उस केस में जब अगला लॉकडाउन लगता है तो एक हफ्ते में सारे देश में भूखमरी वाले हालात पैदा हो सकते हैं। और ये होने वाले हैं, ये आपको पहले से आगाह कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पुरखे एक बात कहा करते थे कि बारिश का इंतजाम करना है तो बारिश का मौसम आने से पहले कर लेना पड़ेगा। तो आपके पास अपना बीज अवेलेबल नहीं है, पूरी कौम के पास नहीं है, पूरी किसान कौम के पास नहीं है। बिजली आपके पास नहीं है, पानी आपके पास नहीं है, बीज आपके पास नहीं है, इंटरनेट आपके हाथ में नहीं है, सूचना प्रसारण आपका रुक चुका है, भाईचारा आपका टूट चुका है, एक दूसरे से बात करने की फुर्सत आपके पास नहीं है, समस्याओं से लड़ने की काबिलियत हम भूल चुके हैं। जब अगला दौर मानवता के ऊपर खतरे का आएगा तो हम एक दूसरे को काट कर नहीं खाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? यह इतना चिंता का विषय है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यदि आपको दिखाई दे रहा है जो मैं कह रहा हूं, मैं हवा में तो बात नहीं कर रहा हूं, लग रहा है किसी को मैं हवा में बात कर रहा हूं, भाई किताबी बातें कर रहा हूं, या कोई मैं एवं ही बना के बात कर रहा हूं, ये आपके सामने के हालात में आपको बता रहा हूं। क्योंकि आप अपने घर में जब घुसते हैं तो आपको वहां चिकना फर्श मिलता है, बढ़िया हालात मिलते हैं, टीवी पे चलता है वो चलता है, मोबाइल पे आपका डेटा चल रहा है, फिर नेटफ्लिक्स पे आपको मूवी देख जाते, इसलिए आप उस कबूतर की तरह हो गए हैं जिसने आंख बंद कर ली तो उसने सोचा बिल्ली चली गई। तो आपको, क्योंकि आपको सुबह ही 4 बजे 5 बजे आपकी टूटी में पानी आ जाता है, तो इसलिए आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी शायद, क्योंकि आपको अभी दुकान पे जाते ही ब्रेड का पैकेट मिल जाता है, भूख लगी हो तो कुछ भी मिल जाएगा। लेकिन उस प्रोसेसिंग में कितने हालात क्या क्या बदल रहे हैं, किस तरह से पूरा वर्ल्ड के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं पूरी सिस्टम के अंदर, वो हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन पहले बता हम इसलिए रहे हैं ताकि जब ऐसे हालात आए तो उस दिन आपको यह मालूम हो कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस हालत को पहले से जानते होंगे, जानते थे, और जो जानते थे दोनों कुछ ना कुछ तो इंतजाम कर ही रखा होगा कि हम अपने मानसा तन्यू तो कैसे कहा कि भाई 1 साल की बजाय 2 साल का स्टॉक रखना शुरू कर दो, ताकि जो चीज महीना चलनी थी चल कम से कम 2 महीने चल जाए। और आप स्टॉक ना रख पाओ इसके लिए पूरी कोशिशें हैं सरकार की। खेती के 3 कानून किस किस भाई ने पढ़े थे? किसी भाई ने नहीं पढ़े, ना उसका पक्ष करने वाले ने पढ़े, ना उसका विरोध करने वाले ने पढ़े। लेकिन मैं आपको बता दूं, खेती के 3 कानूनों के अंदर, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर यह लिखा हुआ था कि अगर देश में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस जैसे कि सूखा, बाढ़, महामारी, युद्ध जैसे हालात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आ जाएं, उस केस में वैल्यू चेन पार्टनर्स और एक्सपोर्टर्स को सरकार अनाज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। यानी अंबानी अडानी के साइलोस बिल्कुल सेफ हैं, और जिसके पास अनाज खुला पड़ा है जैसे कि किसान का कूटला या उसके घर की टंकी, वहां से सरकार जबरदस्ती अनाज को लेके देश में वितरण कर सकती है। और इसीलिए देश के अनाज को खाली किया जा रहा है। एफसीआई को खाली करने के लिए ही 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटा जा रहा है। इन 80 करोड़ लोगों को असलियत में अनाज की जरूरत नहीं है, इनको बांटा जा रहा है अनाज खाली करने के लिए, देश में भूखमरी का हालात लाने के लिए खाली किया जा रहा है। और उल्टा जितना चावल दिया जा रहा है गरीब आदमी को, सारा का सारा फोर्टिफाइड दिया जा रहा है, उसके ऊपर केमिकल स्प्रे करके दिए जा रहे हैं जो कैंसर कारक हैं। तो हर गरीब आदमी को कोटे से जितना राशन मिल रहा है, सारा का सारा वो असल में बीमार करने के लिए दिया जा रहा है।
उधर से खाली हो रहा, दो दो काम हो रहे हैं। तो गांव के हालात से वाकिफ आप लोग हैं ही। शहर में आप एक दूसरे को बिल्कुल जानते नहीं हो तो एक दूसरे के साथ खड़े होने की हमारी बिल्कुल फितरत खत्म हो चुकी है। शहर सबसे ज्यादा कोलैप्स होंगे, सबसे पहले तो भागेंगे गांव की तरफ। और अब की बार गांव के पास भी सस्टेनेबल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, क्योंकि तब तक वो लोग टेस्ट कर चुके हैं, उनको मालूम है कहां कहां से सपोर्ट सिस्टम इनका सप्लाई होता है। और अभी तक हम लड़ाई लड़ने की हालत में थे, क्योंकि हमारे पास अपना अनाज भी था और हम लोग कैश में लेन देन करते थे। इसलिए सरकार ने कैश के लेन देन को खत्म करने के लिए 2000 के नोट मार्केट से गायब करके अब 500 के नोट भी गायब किए जा रहे हैं। आपके एटीएम्स कार्ड जो कि कभी किसी टाइम पे फ्री दिए गए थे, आज उनसे शुल्क भी लिया जा रहा है। साथ ही साथ आपके एटीएम में पैसे नहीं मिलते हैं। अब आपको ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीबीडीसी को एक्सेप्ट करने लग जाओ। सीबीडीसी मतलब आपकी मौत का भयानक मंजर। क्योंकि जिस दिन सीबीडीसी फुल फ्लैज लॉन्च हो गया, जिस दिन डिजिटल ये पैसा निकाल दिया इन्होंने, उस दिन आपकी गर्दन 100% उनके काबू में होगी। 100%। यही तो वो चाहते हैं। यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। नई विश्व व्यवस्था जिसमें सारी दुनिया की आत्माएं इन लोगों के ऊपर निर्भर हों और इन्हीं लोगों के इशारे पर काम करें। यही वो चाहते हैं। तो वो ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विरोध नाम की कोई चीज ना हो, केवल और केवल जैसा सरकार बोले वैसा मान ले। इतने बजे घर से निकलना है, इतने बजे नहीं निकलना है, ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते हो, ये उगा सकते हो, ये नहीं उगा सकते हो, घर में इतना सोना रख सकते हो, इतनी गाड़ी रख सकते हो, इतनी गायें रख सकते हो, इतनी भैंस पाल सकते हो, इतनी बिजली इस्तेमाल कर सकते हो, इतना इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हो, इतना राशन रख सकते हो, इतने बच्चे पाल सकते हो, इतना बड़ा घर ले सकते हो, इतनी ये वाली गाड़ी ले सकते हो, ये वाली गाड़ी नहीं ले सकते हो, ये इस शहर में ला सकते हो, ये इस शहर में नहीं ला सकते हो। ये ऑलरेडी आपके साथ हो रहा है। नहीं हो रहा है तो बताओ मुझे। ये इसी की आपके लिए बेस बना रहे हैं वो, ताकि आपको धीरे धीरे सारी बातें मानने की आदत पड़ जाए। और चूंकि एक पीढ़ी बात मानने में जोर लगाती है, इसलिए अगली पूरी पीढ़ी को ऐसा बनाया जा रहा है कि क्लास में मैडम ने जो लिखवा दिया है केवल वही पेपर में लिखोगे तो नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अगर आपने एक लाइन भी इधर से उधर कुछ की तो यही है ना। तो अगली पीढ़ी सरकार की खिलाफत करने के बारे में सोच ही नहीं पाएगी, क्योंकि गूगल तो ऐसा बोल रहा है। उस बेचारे को क्या पता कि गूगल का सुंदर पिचाई भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही मोहरा है। उसको क्या पता कि जितने उद्योगपति हैं जिनके हाथ में मीडिया है, जो मीडिया में तुमको दिखाई दे रहा है वो सब इल्यूजन है, वो सारा का सारा केवल और केवल भ्रम है। तो भ्रम की दुनिया में हमारी नई जनरेशन्स को रखा जा रहा है। अब ये बात हमको कब समझ में आएगी, कब नहीं आएगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जिसको समझ में आ गई है उसका यह दायित्व बनता है कि वो अपनी अगली पीढ़ी को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को कॉन्टिन्यूअसली बताना शुरू करे कि भाई वो दौर आने वाला है। पहले आपको कोड़ों से मार मार कर गुलाम रखा जाता था, आपके शरीर को गुलाम रखा जाता था, आपकी आत्माएं जिंदा रहती थी। आज आपकी आत्माओं को मारा जाता है। आत्मा मारने के 2-3 तरीके होते हैं। आप प्रकृति से जितना दूर रहोगे उतनी आपकी आत्मा मरेगी। यानी जितना आप जमीन पे टच कम करोगे तो आपको बढ़िया जूतों की एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी ताकि आप नंगे पैर रहना छोड़ दें। आपको ट्रैवल ज्यादा से ज्यादा करवाया जाएगा ताकि आप पैदल कम से कम चलें,
खुली मिट्टी में आप कम से कम चलें। आपको फ्लैट में रहने के लिए प्रमोट किया जाएगा ताकि आप जमीन से कम टच में रहें और ज्यादा से ज्यादा दूरी आपकी जमीन से बनी रहे और प्रकृति से, खेत से बनी रहे। आपको केमिकल वाला पैकेट वाला खाना दिया जाए ताकि आप खुला कम से कम खा पाओ, क्योंकि पैकेट वाले खाने में प्रिजर्वेटिव है। आपका मोबाइल आपको झूठ बोलने के लिए कॉन्टिन्यूअस प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, क्योंकि जिसके हाथ में मोबाइल है दिन में वो लगभग एवरेज 10 झूठ कम से कम बोलता है। और जब आप झूठ बोलते हो तो आपकी आत्मा की गिरावट हो रही होती है, ये उनको मालूम है। समझ रहे हैं? उसमें जब आप अपने बच्चे से छुपकर कोई अश्लील वीडियो देखते हो या आपका बच्चा आपसे छुपकर कुछ अश्लील देख रहा होता है तो आपकी आत्मा की गिरावट हो रही होती है। आपकी आत्मा गिर गई, आपका आत्मा मर गई, तो आप लड़ने के लिए वैसे ही तैयार नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि केवल जिंदा आत्मा वाले लोग ही लड़ सकते हैं। तो आपने किसी का पैसा ना मार रखा हो, आप झूठ ना बोलते हो, आप अपने ईमान पर सच्चे खड़े हो, आप दूसरों का भला सोचते हो, केवल तब आप डीसी और तहसीलदार की आंख में आंख डालकर बोल सकते हो कि तेरी हिम्मत कैसे होगी इसको छेड़ने की, नहीं तो आपका खतरा हो जाएगा कि सामने आ जाएगी पुलिस वगैरह। इसलिए हर व्यक्ति को गिल्टी कॉन्शियस में डालना इनके प्रयोजन में, इनके इस पूरी स्क्रिप्ट में शामिल है कि हर व्यक्ति को यह फील होना चाहिए कि मैं गिल्टी हूं, मैं चोर हूं, मैं लायक नहीं हूं, मैं ही कसूरवार हूं, सरकार ठीक है और हम सरकार के आगे नहीं अड़ सकते। यही बोलते हैं ना आपके आसपास वाले लोगों से, जब आप लड़ने की बात कहोगे तो वो आपको इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करके बोलते हैं। तो अब आपको एक सवाल सबके सामने आएगा कि किया क्या जाए, और मैं इसके जवाब में हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि भाई साहब, जब हमने आपको स्थिति बता दी, जब हमने आपको समस्या का बड़ा रूप बता दिया, माइक्रो लेवल पर चेक करो आपके गांव में वो कौन सी समस्या है, आपके घर में वो कौन सी समस्या है जिसका समाधान आपको चाहिए, और उस समाधान के लिए आज से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा। और ये मानकर चलना पड़ेगा क्योंकि आपकी बर्बादी होने में मिनिमम 50 साल लगे हैं। मैं तो उस बर्बादी की बात कर रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखी है। सारे परिवार के इकट्ठा बैठकर हर रोज त्योहार के जैसे खाना खाना, ये मैंने देखा है भाई। हर रोज शाम को 5 बजते ही चूल्हे के आसपास सारों का इकट्ठा हो जाना, आपने भी तो देखा होगा अपने परिवारों का। आज जो हम दिवाली पे, होली पे प्लान करते हैं कि पूरा परिवार इकट्ठा बैठ के डिनर कर ले, वो तो आप रोज ही करा करते। आजकल कहते हैं कि बच्चों का खाना खराब हो गया है, प्योर ऑर्गेनिक खाना, वो तो आप रोज ही खाया करते। हम तो प्योर प्राकृतिक ही खाया करते। हमने तो कदे कबाड़ खाया ही नहीं आज तक, पैकेट वाली चीज तो कभी खाई ही नहीं थी। जो आज 1.5-2 लाख रुपया कमाने वाला आदमी अपने बच्चे को नहीं खिला सकता, वो तो गांव का गरीब से गरीब आदमी खाया करता भाई, नहीं खाया करता जी। हमने गांव के सबसे गरीब परिवार की औरतों के शरीर पर भी भाई साहब सोना और चांदी लदा देखा है। जमींदारों की तो छोड़ दो, लेकिन फिर ये आंगनवाड़ी ले आए। आंगनवाड़ी वाले में क्या हुआ, किसी के गांव में 100 एकड़ भी जमीन है तो उसकी भी दादी जब अपने पोते को लेके चली गोदी, तो साथ में कटोरा उठा के चली ना, चूरी ले आऊंगी, कटोरा ठुआया भाई साहब आंगनबाड़ी ने। इट्स ए साइकोलॉजिकल वॉर। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये सारा मनोवैज्ञानिक खेल है। आपने घर से कटोरा उठा लिया, आत्मा मर गई आपकी। आप अपने बच्चे को खुद नहीं पाल सकते। अगर आपका बाप अपने बच्चे को खाना खाने के लिए स्कूल भेज रहे हो तो आत्मा मर गई आपकी। अगर आप अपने बच्चे की वर्दी के लिए, उसके कपड़ों के लिए, उसकी दूसरी चीजों के लिए किसी दूसरे के आगे हाथ फैला रहे हो तो आत्मा मर गई आपकी। वो अगर आपको मनरेगा में फ्री में पैसा दे रहा है सरपंच, अगर साइन करके गलत तरीके से, तो आपकी आत्मा मर गई।
समझ गए ना बात आप? यानी वो आपकी मेहनत करने की आदत को छुड़वाना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपका काम ऑनलाइन हो जाए, घर बैठे 45,000 कमाएं, घर बैठे ये कमाएं, घर बैठे ये करें, है ना, सब कुछ घर बैठे हो जाए। वो चाहते हैं कि आप ऐसी सोच आपकी डेवलप हो जाए कि सब कुछ घर बैठे हो जाए आपका। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया, ऐसा आपको यकीन दिलाएंगे, जबकि कुछ भी ऑनलाइन नहीं हुआ है। आपका डेटा ऑनलाइन किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा रियल टाइम में। आप यहां कितने लोग बैठे हुए हैं, सबके मोबाइल की लोकेशन पता है उनको। आपने अपने माइक को परमिशन दे रखी है आपकी वॉइस रिकॉर्ड करने की, तो आपकी यहां जो भी बोला जा रहा है वो सब जा रहा है वहां, एल्गोरिदम तैयार हो रहा है कि कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। अगर ये सरकार विरोधी लोग हैं तो इनका जो मोबाइल नंबर है जिस आधार कार्ड के साथ जुड़ा है और वो जिनके वोटर कार्ड के साथ जुड़ा है, तो चुनाव से बिल्कुल कुछ दिन पहले उनकी वोट कट जाए। और इन लोगों के सामने, और तो सबको पता है जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं, आपकी पोस्ट को टारगेट किया जा सकता है। सिर्फ इस एरिया के लोगों को टारगेट कर दो, ये वाली बात वहां तक जानी चाहिए, तो आपके सामने वैसी वीडियोज आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत कॉन्शियस लड़ाई लड़ने की से लड़ने वाली ये लड़ाई होगी। सब कुछ झोंका जा सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिन्होंने भी इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ बोलने की कोशिश की और कभी भी बोलने की कोशिश की, उनको बहुत निर्दयता से रगड़ दिया गया है। मैं आपको बता रहा था कि पहले जो गुलामी थी वो शारीरिक थी, अब जो गुलामी है वो मानसिक है। अब आपको मालूम ही नहीं है कि आप गुलाम हो। अगर आप सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बोलते हो तो गुलाम हो, क्योंकि आपको मॉर्निंग का मतलब ही नहीं पता। अंग्रेजी भाषा मालूम है ना आपको, शैतान की भाषा है या नहीं पता? अंग्रेजी शैतान की भाषा है। अंग्रेजी कोई भाषा ही नहीं है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ स्पेलिंग की भाषा है ये। स्पेल मतलब जादू टोना। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। पिताजी बोलो और मेरी मां का लोग बोलो, सेम फीलिंग आएगी क्या? नहीं आएगी ना। मतलब शब्दों का अपना रोल है। तो शब्द आपसे बुलवाए जाते हैं जिसमें साइलेंट रखा जाता है कोई वर्ण, जिसके अंदर, जैसे मॉर्निंग है, अपना मोबाइल आज खोलना भी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर के अंदर जब ये चली जाएगी तो सिर्फ इतना ही ढूंढ लेना, बाकी चीजों को भी हम बाद में जब तीसरे लेवल की ट्रेनिंग में बताएंगे। मॉर्निंग MORNING, उसमें बटन दबा के देखना कैसे बोलता है मॉर्निंग, फिर दबाना MOURNING मॉर्निंग, वो होता है किसी के मरने पर शोक व्यक्त करना। मॉर्निंग वो भी सेम बिल्कुल डिट्टो, एक इतने से इतना फर्क नहीं आता। तो असल में हम मॉर्निंग कोई शब्द ही नहीं है MORNING, वो उन्होंने पैदा किया अंग्रेजी में। असल में आपसे बुलवा रहे हैं गुड मॉर्निंग। समझ गए? यानी आप मरनों को, आप लोगों के मरने पर शोक व्यक्त करने को सुबह उठते ही गुड बोलना शुरू कर दो। जिसके घर में अंग्रेजी है, जिसके घर में अंग्रेजी बोली जाती है, सबसे ज्यादा तलाक वहीं होते हैं। देखो आप कैलकुलेट करके देखो, सबसे ज्यादा डिप्रेशन में कौन है? अंग्रेजी बोलने वाला। सबसे ज्यादा बच्चों के साथ रिश्ते खराब अंग्रेजी वालों के। सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड क्राइम कौन करता है? अंग्रेजी बोलने वाले। देश को बर्बाद करने के लिए सबसे आगे नंबर 1 पे कौन है? जो सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी स्कूलों के पढ़े हुए। गांव का किसान थोड़ी बर्बाद कर रहा है देश को भैया, अंग्रेजी पढ़ने वाले कर रहे हैं सारा कुछ, है ना। अब
ये आपको भाषा के माध्यम से आपसे ऐसी चीजें बुलवा रहे हैं। मैं जो बता रहा था कि आप गुलाम हो, ये आपको मालूम कैसे चलेगा? यदि आप सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बोल रहे हो तो आप गुलाम कैटेगरी में आ रहे हो। नंबर 2, यदि आप सुबह उठते ही परिवार के सारे लोगों से मिले बिना अपने मोबाइल को हाथ लगा देते हो तो आप गुलाम की कैटेगरी में आते हो। देखो आप सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहला काम मोबाइल उठाने का होता आदमी का। अपने आप से बात नहीं करनी, परमात्मा से जुड़ना नहीं, कोई मतलब नहाना धोना नहीं, कोई फ्रेश होना नहीं। कुछ तो फ्रेश होने में साथ ही लेके जाते हैं उसको, है ना? मतलब वो अपने साथ भी रहना नहीं चाहते। जो सबसे सेक्रेड काम है, जो सबसे पवित्र काम है, उसको भी करते टाइम उसको लेके जाते हैं शैतान को। तो आप इसका मतलब हो चुके, जितने एयरपोर्ट चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, मेट्रो चले जाओ, बस स्टैंड चले जाओ, गुलाम की क्या परिभाषा है? वो हमेशा गर्दन झुका कर रखता है ना? ऐसे रखते ना, उसकी गर्दन कभी उठेगी नहीं गुलाम की। और अगर आपस में कुछ पैसे खर्च करके एक ईएमएफ मीटर ले आओगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ले आओगे, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मापने वाला यंत्र ले आओगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो मोबाइल है वो इतनी खतरनाक एनर्जी को एमिट कर रहा है कि आप कितना खोखला कर रहा है अंदर से। और इसको अगर चेक करना हो तो अपना ईएमएफ मीटर चेक कर लेना। इसकी सार वैल्यू 0.4 होती है, शरीर को नुकसान पहुंचाए उससे कम। 0.4 से कम अगर सार वैल्यू आती है तो आपका मोबाइल आपके लिए फिर भी ठीक है, अगर इससे ज्यादा है तो खतरनाक है। और आप अगर ईएमएफ मीटर से चेक करोगे तो जिस टाइम इसमें फोन आता है इसकी सार वैल्यू कभी कभी 200 और 500 भी चली जाती है। कहां तो 0.4 होनी चाहिए और कहां 200 और 500 पे रहती है। अब मैं इस आदमी के बाजुओं में कितना दम है ये देखना चाहता हूं। इस हाथ को यहां मजबूती से पकड़ लो, मैं इसे नीचे दबाऊंगा और आपने दबने नहीं देना है, ठीक है? ये भैया आपके बीच का आदमी है, ये भाई दम है छोरे में इसमें ना, बिल्कुल दम है। अब मैं इसका दम छीन लेता हूं। इसको सिर्फ हाथ में पकड़ लो, कुछ नहीं करना, अभी फिर वैसे ही रखो, जो मर्जी डाल लो। शरीर को सिर्फ टच कर जाए ये फोन और उसके बाद आप करो। और मैं सिर्फ 2 उंगलियों से, मैंने पूरा यकीन है कि अब यू कितना यहां गला लो चाहिए। फील हुआ कहीं पे? नहीं, आपको एनर्जी फील हुई कि आपकी एनर्जी लॉस हो रही है? मतलब सिर्फ इतना भर, दोबारा से पकड़ के देख लो, पूरा जोर लगा लो जितना जोर लगाया जा सकता हो। मैं सिर्फ 2 ही उंगलियां यूज करूंगा, है ना? जो जमीन से मिलती है। हाँ, मतलब आप अपने आप टेस्ट कर लेना इसको, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। और एक कुछ से नहीं, जो बोतल बंद पानी है, बोतल का पानी है ना, 1 घूंट पी करके आपकी ऊर्जा खत्म। आप चेक करके देख लेना बोतल के पानी से। जो भी चीज प्राकृतिक नहीं है, हाँ, सफेद नमक होगा, हाँ, दोबारा फिर देख ले, करके देख। अंदर फील हो जाएगा अपने आप, होता है, यहां से खोखला हो जाएगा अपने आप ही। अब आप सोचो, जो बच्चा अपने मोबाइल को यहां डाल के रखता है, ये हिस्से में आपका स्पर्म काउंट 0 हो रहा है। ये इसलिए रखा हुआ है अपने बैग में। मैं तो ये मोबाइल इसलिए रखा हुआ है, ये आपका अपना बंदा है, वो कह रहे हैं उनके मोबाइल से करिए। तो मोबाइल तो इसी का था, मोबाइल तो मेरा ही है, उसमें ले रहा होगा कुछ ना कुछ। मतलब जो चीज प्राकृतिक है, जो प्रकृति से जुड़ी हुई है इसमें कुछ पीछे है, हाँ, तो बस फिर ये अगर आप अपने मोबाइल के पीछे अगर आप सिर्फ अपने खेत की इतनी सी मिट्टी भी डाल दोगे ना,
तो भी उसकी सार वैल्यू को कंट्रोल में रखती है वो। इतनी जबरदस्त चीज है आपकी मिट्टी। अगर आपने राख भी डाल ली, चूल्हे की राख, पानी की बोतल में अगर आप चूल्हे की राख डाल लो थोड़ी सी, 1 चम्मच, वो भी आपकी ऊर्जा को वापस वहीं ले आएगी। हाँ, मतलब ये इतना, हमारे पागल नहीं थे हमारे पुरखे की जो राख से धोया करते थे अपने बर्तनों को, साफ किया करते थे, धोया करते बोल रहा हूं, जो राख से साफ करते थे, उसमें अगर वो चीज पड़ी है अपने बर्तन के साथ टच में है तो वो उल्टा फायदा करती है नुकसान की बजाय। और जो केमिकल आप सिंथेटिक अपने किचन में यूज करते हो उसको साफ करने के लिए, वो प्योर जहर है, प्योर जहर, जो उस अंडरग्राउंड पानी को भी जाके खराब कर रहा है। क्योंकि पानी की एक खासियत रहती है कि पानी अपने आप में अपने आप को साफ कर लेता है। जब सिंथेटिक केमिकल उसके अंदर डाले जाते हैं, चाहे शैम्पू है, साबुन है, वो जो लेटरिन साफ करने वाला कबाड़ है वो नीला नीला सा, ये सब के सब अंडरग्राउंड पानी को जाकर के खराब करते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स को भी खराब करते हैं, जो पानी को भी खराब करते हैं, और हम लोगों को उल्टा बीमार रखा जाएगा, ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं। अब विकास के नाम पर अगर आपको जहर परोसा जाए और हम उसके लिए आपको अवेयर करें तो लोग हमें कुछ भी कहें, लेकिन हर कोई नहीं रख सकता है ना। ये मान लो 24 घंटे फोन ऐसे टांग करके अपने पास में, तो फोन रखना बंद कर दो। और ये फोन रखना बंद करना ही पड़ेगा अपने को आखिर में। अगर आपको सीबीडीसी का विरोध करना है तो आपको कैश ट्रांजैक्शंस पे आना ही पड़ेगा। आपको अपने लेन देन में आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। दुकानदारों से बिल्कुल कटना पड़ेगा, मार्केट का बहिष्कार करना पड़ेगा, पैकेट वाली चीजों को भी बहिष्कार करना पड़ेगा, जितना भी पैकेट वाला सामान है। आप एक बार कुछ मत करो ना भाई, जो आपके घर में पैकेट वाला राशन आता है, जो भी पैकेट वाला खाना आता है, एक बार देख तो लो उस पर लिखा हुआ क्या क्या है। लिख रखा है कि इसमें जहर है, लिखा हुआ होता है उसके अंदर, कोड में लिखा होता है, आर्टिकल 401, आर्टिकल 305, आर्टिकल फलाना ढिमकाना। उस आर्टिकल का नाम क्या है एक बार सर्च तो करो जा करके, और उसके साइड इफेक्ट क्या है चेक तो करो। वो बीमारियां आपके घरों में ऑलरेडी आई पड़ी होंगी। जो प्रोडक्ट आप खाते हो, चाहे ब्रेड है, चाहे बिस्किट है, चाहे नमकीन है, चाहे आपका ये जितना भी पैकेट वाला खाना आता, जो भी पैकेट आपका बच्चा जो खाता है दुकान से पैकेट वाला खाना, कुछ भी, वो सब के साइड इफेक्ट भी लिखे हुए हैं बकायदा, और वो साइड इफेक्ट आपको हुए भी पड़े हैं ऑलरेडी। और उन साइड इफेक्ट से बचने के लिए जो दवाइयां आप खाते हो उसके साइड इफेक्ट चेक कर लो, वो भी बीमारी आपके घर में मिलेगी। ये प्रॉब्लम का सलूशन आपको कभी नहीं देंगे जो अपने आप को विकास के दारमदार बोलते हैं। ये प्रॉब्लम का सलूशन एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में देंगे आपको। समस्या का समाधान ये नई समस्या के रूप में देते हैं। अब ये इन्होंने आपके गाय भैंस तो आपकी रखवानी बंद कर दी। अभी मैं एक कंपनी में गए हुए थे हम लोग, बेसिकली दूध की कंपनी थी, दूध बनाती है, ए से शुरू एल से खत्म होती है, नाम नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। अब वो बड़ा अच्छा खूबसूरती से कहते हैं वो कि भाई हम दूध सप्लाई करते हैं पूरे देश को, हाँ। कुछ भी बड़े बड़े अच्छी टैग लाइन यूज करते हैं अखबारों के अंदर, टेलीविजन और एडवर्टीजमेंट के अंदर। तो वहां एक बड़े से कढ़ाई के अंदर वो ब्लीचिंग कर रहे थे दूध की, उसको व्हाइट कर रहे थे। तो हमने बोला कि क्या मतलब ये रेड सा कलर, जो स्ट्रॉबेरी वाला दूध तो पिया ही होगा आप सबने, स्ट्रॉबेरी आता है ना, तो वो ऐसा गुलाबी सा रंग था उसका। तो हमने बोला कि क्या ब्लीचिंग काय को कर रहे हो, ये स्ट्रॉबेरी वाला है क्या? बोला स्ट्रॉबेरी वाला नहीं है यार, वो असल में क्या होता है कि जब किसान दूध दूहता है और मान लो कोई थन खराब है गाय का भैंस का, तो वो उसको छोड़ देता है, कटड़े को भी नहीं लेने देता, और वैसे भी उसको छोड़ता है, वो दवाई लगा देता है। अब ये काम करने वाले लोग जो हैं, जो वर्कर हैं, इनको कुछ पता नहीं है, वो कप लगाने होते हैं दूध निकालने से पहले सारी गायों भैंसों को, वो सब लगा देते हैं। अब किसी की थन में रस वो पस है, किसी की जख्म हो रखा है, कुछ हो रखा है, वो चूस चूस के अपना सारा खून और सारा पस, वो सारा पस आ गया इकट्ठा होकर के यहाँ सारे दूध में, तो उसको स्ट्रॉबेरी बना के बेच दो, पिला लो बच्चों को पैकेट वाला स्ट्रॉबेरी।
सब कबाड़ खिला रहे हैं आपको। एफडीए परमिशन दे रही है, 4% तक ब्लेंडिंग परमिशन दे दी आपकी उसके अंदर वो जो प्रिजर्वेटिव्स की, और 45% तक मिक्स करते हैं। आप अपने गेहूं पिसवाओ, 10 दिन से फालतू आपका गेहूं नहीं चलेगा, 15 दिन से फालतू सर्दियों में भी उसमें सुरसरी हो जाएगी, उसमें जीव हो जाएंगे। ये 6 महीने पहले आज बना देते हैं, 4 महीने बाद की तो मैन्युफैक्चरिंग डेट डालते हैं उस पर, और फिर उसके 6 महीने तक एक्सपायरी की डेट रहती है। एक साल कैसे चल जाता है भैया? 45% तक की ब्लेंडिंग करते हैं और प्योर कैंसर बेचते हैं, प्योर कैंसर। तो अगर आपको प्योर खिलाना है अपने बच्चे को, तो आपको किसान के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, और किसान से कनेक्ट हो गए तो किसान को हमें बिना जहर का बोना सिखाना पड़ेगा। बिना जहर का बोने के लिए तो उसके पास ओरिजिनल बीज भी होने चाहिए, और तो इसके लिए पूरा इकोनॉमिक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, पूरा शहर के और गांव के लोगों को मिलकर के। अब इसके लिए भी हम बताएंगे सोल्यूशन आपको। ये तो क्या होता है, हम सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं, हम सबके पास कोई ना कोई स्पेशलिटी है। कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कोई दुकानदारी का काम करता है, कोई सेल परचेज का काम करता है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई किसी कंपनी में। तो आपके पास जो जो स्किल है, उस स्किल का इस्तेमाल समाज की बेटरमेंट के लिए कैसे किया जाता है, क्या किया जा सकता है, किसान को कैसे बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है, उसके जीवन को कैसे हम खेत में से जहर मुक्त खेती हो जाए, दिमाग में से जहर मुक्त समाज थोड़ा बने, दिमाग में से निकले जहर, शब्दों से जहर निकले, थोड़ा आपस में मिलकर के कैसे रहा जाए, एक दूसरे को पोषित कैसे किया जाए, बजाय इसके कंपनियों को पोषित करें, इस पे सोल्यूशन ढूंढना है ना। तो ये सोल्यूशन जो है बराड़ा का अलग होगा भाई, चंडीगढ़ का अलग होगा, मेरे गांव का अलग होगा। तो मेरे गांव के लोग बैठ के वहां का सोल्यूशन करेंगे, जो हिमाचल का आदमी होगा उसका अलग सोल्यूशन है। वो हिमाचल के आदमी का समाधान गोवा वाले आदमी के समाधान का जैसा कैसा हो सकता है? सेम हो ही नहीं सकता ना। सो हम नहीं बता सकते सोल्यूशन। सोल्यूशन हम इन द सेंस कोई एक ताकत नहीं बताएगी कि सोल्यूशन क्या है। अदरवाइज तो कोई एक ताकत बताएगी तो वो क्या कहेगी कि सारे देश में सीबीएसई के स्कूलों में एक जैसी पढ़ाई चालू कर दो। अरे भैया, खेती करने वाले को अलग पढ़ाई चाहिए होती है, बिजनेस करने वाले को अलग पढ़ाई चाहिए होती है, पहाड़ों वाले को अलग चाहिए, राजस्थान रेगिस्तान वाले को अलग चाहिए, पानी वाले के नजदीक वाले को अलग चाहिए। वो कुछ पढ़ाई नहीं रहे हैं जिंदगी से जुड़ा हुआ। समाधान लोकल लेवल पर अवेलेबल है। बेसिकली समाधान कभी भी ऊपर अवेलेबल नहीं होता है, नीचे होता है, समाज में होता है। समाज को मालूम मेरी नाड़ी पे लड़ाई बज रही है मेरे पड़ोसी के साथ, समाधान कोर्ट के कर लेगी, स्थिति कर लेगी यार, दोनों ने पता है समाधान क्या है? क्या थानेदार कर लेगा कि वो पैसे तो खा सकते हैं आपसे, समाधान नहीं कर सकते वो आपका। समाधान तो उस व्यक्ति को पता है जो समस्या से जूझ रहा है, ऑलरेडी मालूम है उसको। व्हाट वी नीड टू डू इज, हमको बोलना है, हमको उन प्रॉब्लम्स को लेकर के आना है, और हमको पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनना है। बेसिकली हमारा क्या है जनता सरकार मोर्चा का थीम कि अगर आप समस्या का समाधान नहीं हो तो आप ही प्रॉब्लम हो। अगर मैं समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं हूं तो मैं ही प्रॉब्लम हूं असल में। और हमने समस्या के समाधान का हिस्सा बनना बंद कर दिया। यह हमारी सबसे बड़ी गलती रही आज तक की। हम इस गलती को सुधार कर अगली जनरेशन को काम करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार करना चाहते हैं। और क्योंकि ये लंबा युद्ध है, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है, ये सर्वाइवल की लड़ाई है, जो बाबा नानक चालू करके गए थे। क्या जरूरत पड़ी थी उस बंदे को सारी दुनिया घूम कर सारा ज्ञान अर्जित करके आकर वो आपको हल चलाना सिखा रहा है? उनको क्या जरूरत थी आकर के हल चला के बताने की आपको? वो सिंबॉलिकली आपको यह बताना चाहते हैं कि बिना करे आपको समस्या का समाधान खुद बनना पड़ेगा, ये लोग आपको लूटने के लिए आएंगे। तो वैसे ही हमको बाबा नानक की फौज की तरह काम करना पड़ेगा, अपने को गुरु तेग बहादुर वाली फौज की तरह काम करना पड़ेगा, गुरु गोविंद सिंह की फौज की तरह। या फिर ये कह लो कि हमको वही जो पुराने लड़ाके लोग उस तरह से लड़ते थे, उस टाइम की लड़ाइयां अलग होती थी, वो दूसरी थी। आज दिमाग की लड़ाई है, दिमाग की लड़ाई को भी फिर वैसे ही लड़ना पड़ेगा। तो आप में से जो जो लोग योद्धा निकल के आएंगे कि हाँ हम लड़ेंगे,
उनको इकट्ठा करने का प्रयास है ये ट्रेनिंग के सेशंस। ये कोई लोन अदायगी के सेंटर नहीं है भैया, समझ गए ना। हम तो आपको ये बता रहे कि वो एक समस्या है, वो एक समस्या है, लेकिन इतनी और भी लोन दे रहे हैं। उनका आधार कार्ड दो, तुम्हारा अभी बनते हैं, अभी नई रेडी लेके आओ। फिर जो 10,000 का दे देंगे उसको फिर वो मतलब जो 10,000 वाला ठीक टाइम पे चुकता करने लग जाएगा तो वो उसको बड़ा कर देंगे, 20 कर देंगे, 50 कर देंगे। वो तब तक आपका लोन बढ़ाते रहेंगे जब तक आप उस पोजीशन पे ना पहुंच जाओ कि मैं पे नहीं कर सकता। तो वहां ले जा करके अब फंस गया मुर्गा। और ये हर किसी के साथ कर रहे हैं, जमींदार के साथ भी ये कर रहे हैं, बिजनेसमैन के साथ भी ये कर रहे हैं, दुकानदार के साथ भी यही कर रहे हैं, नौकरी पेशा वाले के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। मतलब तब तक आपको फोन आएंगे जब तक आप लोन ले नहीं लोगे। लोन ले लोगे तो फिर कहेंगे बड़ा ले लो, टॉप अप करा लो, फिर और ले लोगे तो फिर एक पोजीशन आएगी जब आप पे करने की पोजीशन में। तो ये हर व्यक्ति को जब ये क्रेडिट स्कोर में ले आएंगे, जो सिबिल स्कोर बोल रहे हैं आजकल ये, उसको ये क्रेडिट स्कोर बोलेंगे। उस क्रेडिट स्कोर का नाम बाद में ये पैसा का क्रेडिट स्कोर नहीं आएगा, उधर से सीबीडीसी आएगा फुल फ्लैज, और इधर से इस क्रेडिट स्कोर का नाम आपका सोशल क्रेडिट स्कोर हो जाएगा। वो सोशल क्रेडिट स्कोर में ही फंसाना है, रुपया नाम की चीज को गायब करना है इनको। जैसे मैंने आपको बताया मेहनत को गायब कर दिया, रुपए को गायब करना है, उसकी जगह ई रुपया लेकर आना है। जैसे ही सीबीडीसी आया, ई रुपया आया, आपकी गर्दन 100% फंदे में है, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। जो जनता सरकार मोर्चा वाले लड़ रहे हैं इतने सालों से, हमको मालूम है कि वो सीबीडीसी आएगा, उससे बचने का रास्ता हमने तो ढूंढ रखा है भैया, हमने तो ढूंढ रखा है पहले से ही। हम तो आपको जगा रहे हैं कि ना ही आए अगर आप बड़े लेवल पे लड़ लोगे तो, वरना हमने तो अपना रास्ते ढूंढे हुए हैं। जिन्हें आना आ जाओ हमारी गाड़ में, हमारी टीम में शामिल हो जाओ। जिन्हें ना आना ना हो भाई, जिसको लगता है सरकार बढ़िया काम कर रही है तो करो सरकार की गुलामी। इसलिए हम इसे ज्ञान युद्ध बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे मसले मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं अभी। और जब आप इस लड़ाई